हेलो नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। जैसा कि हमें पता है कि ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं JSSC सीजल एग्ज़ाम होने को, तो मात्र कुछ ही दिनों के अंदर हमें बहुत सारे कंटेंट जहन में भी याद रखना है। इसीलिए मैंने आज टॉप 150 MCQ जो कि विज्ञान से संबंधित यानी साइंस प्रीवियस ईयर सवाल जो कि JSSC हो JPSC हो जितने भी कंडक्ट एग्ज़ाम करवाते गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट, वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 150 MCQ 50-50-50 यानी 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बायोलॉजी सवाल लेके आया हूँ। अंत तक स्थिर बनाए रखिएगा, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाली है क्योंकि 20 सवाल पूछे जाते हैं पेपर 3 में, वो कि साइंस से सवाल रहता है। लगभग 5 से 6 सवाल भौतिक विज्ञान से रहेगा, 5 से 6 सवाल केमिस्ट्री से, फिर 5 से और कुछ साइंस एंड टेक से भी रहेगा जो करंट से इवेंट से जुड़ा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे MCQ के रूप में सवाल करने के लिए मेरे साथ मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि के साथ प्रकाश की गति हो जाती, मतलब तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश माध्यम में अगर तापमान में वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। 102वां नंबर सवाल, प्रकाश की गति कितनी है? तो याद रखना, ये तो सबको पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। तीसरा नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य जो है, जब चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के बीच आ जाए, है ना, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तब सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, चंद्र ग्रहण कब घटित होती है? तो याद रखना, चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन घटित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन घटित होती है। पांचवा नंबर सवाल, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक पर आधारभूत कारण यह है, यानी अगर हीरा कटा होगा तो उसकी चमक जो है, उसकी के आधारभूत कारण क्या है? तो उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण उसकी चमक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या जो है परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट भी है सवाल, ये 107वां नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है कि अगर पानी में हम कोई छड़ी डुबाए हैं तो एक थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। ये जो टेढ़ा दिखने का कारण क्या है? तो याद रखना, अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अपवर्तन का कारण है। ठीक है, 8वां नंबर सवाल, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो सब शुरू से पढ़ाते हैं, I बराबर R होता है, यानी आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। तो आपतित किरण अगर 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो परावर्तित किरण भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक क्या होगा? तो माध्यम का अपवर्तनांक जो है 30 से मल्टीपल कर देंगे, 90/30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3। 10वां नंबर सवाल आते हैं। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो अगर थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसका परावर्तित किरण जो है 2 थीटा हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। रट लेना है ये सब सारी सवाल। जो दर्पण को अगर 2 थीटा कोण से घुमाया जा रहे हैं तो उसका परावर्तित कोण किरण जो है 2 थीटा यानी 2 गुना स्पीड से घूर्णन करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश कहाँ जाता है? हीरे में, वायु में, जल में या पानी में, सॉरी हवा में, है ना। तो याद रखना, हीरे में। जब हीरे में प्रकाश जाती है, पहुँचती है, तो हीरे में पहुँचने के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है रेगिस्तान के मरीचिका में भी सवाल ऐसे भी पूछे जाएगा कि रेगिस्तान में मरीचिका में कैसा परावर्तन होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उसके बाद अगर हीरे से कांच में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मृग तृष्णा, अभी हम बताएं वही जो रेगिस्तान के जो मृग तृष्णा है उसी का सवाल था
यह जो है कैसा उदाहरण है, तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर सवाल, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो याद रखना इंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है, जो पेट और शरीर में आंतरिक अंगों में निरीक्षण करता है कि शरीर के अंग के अंदर क्या समस्या है, वो जो तकनीक है वो इंडोस्कोपी से होती है। ये इंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर अपना कार्य को अंजाम देती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो याद रखना है कि इंद्रधनुष जो है परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष जो है परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। 15 नंबर सवाल, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ये भी सवाल है, हर सवाल ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। 10 से लेकर जितने भी है वो सारे सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। 9, 10 एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। जितने भी एमसीक्यू है वो सारे सवाल जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो बेनिफिट मिलने वाली है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बनाए रखिएगा, ठीक है। तो आकाश का रंग जो है नीला किस पर आधारित है? तो याद रखना प्रकीर्णन के आधार पर। प्रकीर्णन के आधार पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश की विसरण जो है, विसरण जैसे प्रकाश फैलता है तो ऊपर हवा में धूलकण है, तभी तो धूलकण में अगर लाइट लग रहा है तो वही फैल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विसरण का कारण, ठीक है, डिस्फ्यूजन का कारण धूलकण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। लाल, जैसे मान के चलो कहीं हम लोग सड़क में जा रहे हैं, ठीक है, तो सड़क में जा रहे हैं तो लाल जो बत्ती जलती है तो हम लोग रुक जाते हैं। वो खतरा, या कहीं अगर क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग है तो वहाँ लाल बत्ती जल जाती है। तो ये क्या है? तो याद रखना ये जो है ना लाल बत्ती जो है आपको खतरा से इंडिकेट कर रहा है कि आप आगे मत जाइए, खतरा है। ये क्या है? तो लाल ही क्यों? तो याद रखना है लाल जो है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम है, ठीक है, और दूर से ही दिखाई देने लगता है। प्रकीर्णन कम होने के कारण दूर से ही दिखाई देने लगता है, इसीलिए लाल जो है प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, समुद्र नीला प्रतीत होती है। फिजिक्स के ये सारे सवाल जो है ना आपको इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में ये सारे सवाल आपके सामने मतलब मिल ही जाएगा। तो याद रखना समुद्र का नीला प्रतीत होना जो है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, अस्त होते समय, अस्त मतलब जब सूर्य डूब रहा, मतलब सूर्य जब शाम हो रहा है, ठीक है, तो सूर्य जो है उस समय लाल दिखाई देता है, बहुत धब्बा लाल दिखाई देता है। क्यों? तो याद रखना प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। 20वां नंबर सवाल, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो याद रखना है कि साबुन के जब झाग बन रहा हो तो उसके रंग का कलर जो है ना जो कलर बन जाता है, ठीक है, रंगों का बनना बन जाता है। देखना कभी कभी जो उसमें गुब्बारा टाइप का बन जाता है तो अलग अलग कलर दिखने लगता है धूप में। तो इसका कारण क्या है? तो याद रखना इसका कारण जो है परावर्तन और व्यतिकरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन और व्यतिकरण, ठीक है। 121 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मोटर कार में पश्य दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए, ठीक है, पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है वही। तो मोटर कार में साइड मिरर के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है कि मोटर कार में साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण जो है ना इसका एक खूबी है कि बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखा देता है। तो छोटा करके दिखाई देना ही, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, दाढ़ी बनाने में कौन सा काम आता है? तो याद रखना है कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल पूछा गया सवाल है। देखो बीपीएससी 1999 में पूछा गया, बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया, ठीक है, इससे पहले आरआरबी में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया। 23 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना है कि मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन उल्टा। कैसे उल्टा बनता है? तो याद रखना है कि अगर हम मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है
तो मेरा दाहिना क्या हो जाएगा, उसका बायां हो जाएगा ना। तो इसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये हमको उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन वास्तविक है, ठीक है, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। मानव रेटिना जो है उल्टा और वास्तविक दिखाई देता है। ये वाला एकदम जहन में, हमेशा जहन में रखना है ये, ठीक है, वास्तविक और उल्टा मानव रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। 24 नंबर सवाल आते हैं। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? अगर 1.5 मीटर लंबा कोई आदमी है और पूरा शरीर को अपना कोई प्रतिबिंब यानी कहीं आईना में देखना चाहता है, तो कितना लंबाई उसका जो आईना है वो होना चाहिए? तो मिनिमम उसकी लंबाई जो है आईने की, मतलब जितना लंबाई आदमी का है उससे मिनिमम आधा, ठीक है, मिनिमम उससे आधा मीटर, उससे आधा मतलब लंबाई शीशे की होनी चाहिए, तभी टोटल दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 0.75 मीटर अगर शीशे की लंबाई है तो 1.5 मीटर लंबाई लंबे वाला व्यक्ति अपना सब शरीर मतलब आईने में देख सकता है, अपने उसका प्रतिबिंब देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखना कि अगर दो समांतर समतल रख दिया दर्पण, ठीक है, और उसमें कोई वस्तु रख दिया है तो उस वस्तु को कितना बार देखा जा सकता है? तो याद रखना ये वस्तु जो है अनंत बार देखा जा सकता है, कोई गिनती नहीं किया जा सकता है कितना बार देखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे कौन सा लेंस? तो याद रखना है पानी में जो हवा का बुलबुला है तो वो बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। 27 नंबर सवाल। धूप के चश्मे की क्या डायोप्टर होती है? तो याद रखना धूप के चश्मे की जो है 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो अगर किसी लेंस की पावर जो है +2 डायोप्टर है तो उसके जो फोकस दूरी हो वो कितना होता है? तो याद रखना है कि 1 फोकस दूरी बराबर 100/1 डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर कितना है 2, ठीक है। तो इसको अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे क्या वह तो परावर्तित नहीं करता हो। अगर मान के चलो कोई अपारदर्शी मतलब एक पार से उस पार उस वस्तु के आसपास नहीं देख पाते हैं तो उसके रंग का क्या कारण है? तो परावर्तित नहीं करता है, उसमें कोई वस्तु परावर्तित ही नहीं, कोई किरण परावर्तित ही नहीं करेगा तो उसका रंग का क्या कारण बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, परावर्तित नहीं करेगा। 30वां नंबर सवाल। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देने लगता है। अगर लाल कांच को हम पूरा ज़्यादा हीट करके उसको गर्म कर रहे हैं तो याद रखना है वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देने लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हरा दिखाई देने लगता है। 31 नंबर सवाल। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो प्रकाश का जो रंग है वह कैसे निश्चित दिखाई देता है? तो उसकी तरंगधैर्य के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये 131 नंबर सवाल। तो याद रखना प्रकाश का जो रंग है वह तरंगधैर्य के कारण ही उसका रंग निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंगधैर्य के कारण। 32 नंबर सवाल आते हैं। 3 रंगों का मूल रंग क्या है? तो 3 रंगों का मूल रंग जो है वह नीला होता है। नीला, ये सब रट लेना है, नीला, ठीक है। तो नीला से नी से नीला, ह से हरा और ला से लाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राथमिक रंग है वह नीला होती है, नीला हरा लाल। 33 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि सबसे कम तरंगधैर्य वाला प्रकाश कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 33 नंबर। तो याद रखना है सबसे कम अगर किसी में तरंगधैर्य है तो वह बैगनी है, ठीक है। सबसे कम तरंगधैर्य बैगनी में है। तो याद रखना है बैगनी वाइब्जी और सबसे नीचे आता है तो बैगनी सबसे कम जो है तरंगधैर्य होती है। और अब वहीं पूछे सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस में होता है? तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक ऊपर चल जाएंगे लाल में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होती है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे सवाल कि सबसे कम तरंगधैर्य जो है बैगनी में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर सवाल।
सवाल है कि जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। यानी प्राथमिक रंग जो है नीला, उसको अगर सब तीनों को मिला दिया जाए तो प्राथमिक रंग वो जो रिजल्ट क्या बनेगा, तीनों को मिला देने से कौन रंग बन जाएगा, तो याद रखना सफ़ेद रंग। ठीक है, प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद, प्राथमिक रंग ही क्यों बोला गया, क्योंकि उसको तीनों को मिलाने के बाद सफ़ेद रंग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा सफ़ेद रंग। 35 नंबर सवाल, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है जो कैमरे है, कैमरा में किस प्रकार का लेंस, तो याद रखना है उत्तल लेंस। देखना कैमरा जब भी इस्तेमाल करोगे ना तो कोई भी चीज़ जैसे किसी को खींच रहे हो तो वो चीज़ छोटा करके दिखाई देगा, इसीलिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैमरे में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होती है। 36 नंबर सवाल, आइरिस का क्या काम है। ठीक है, आइरिस आँख में जो शुरुआत में पाई जाती है वह आइरिस जो है वह उसका क्या काम है। तो याद रखना है कि आइरिस अगर हम आँख देख रहे हैं, धूप में देख रहे हैं, तो धूप में अगर देख रहे हैं तो देखना कि अचानक कभी कभी अगर लाइट बढ़ जाए या कुछ भी अगर घर में ही रूम में रहे अचानक पूरा फोकस आ जाए तो देखना आँख की जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये प्रकाश को कंट्रोल कर रहा है ताकि आँख में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कौन कर रहा है, तो याद रखना आइरिस कर रहा है। आइरिस क्या कर रहा है, आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है। कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये 36 नंबर सवाल। आइरिस का काम है कि किसी भी लाइट को अचानक अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रित करना है प्रकाश की मात्रा को। 37 नंबर सवाल, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा चश्मे का प्रयोग करेगा। ये सारे सवाल जो है ना बहुत ही वीवी आए, हर एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। देख रहे कितना कितना सवाल, आरआरबी, एमपीपीसीएस, सीजीपीसीएस, ठीक है, हर सवाल हर एग्जाम में ये सारे सवाल जो है फिजिक्स के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा तो आज हम याद करवा देंगे। कैसे, देखो फिर ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है एक निकट दृष्टि दोष, निकट 3 अक्षर। उसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष, दूर दू, यहाँ 2 अक्षर। ठीक है, यहाँ 3 अक्षर, यहाँ 2 अक्षर। ठीक है, ये अक्षर से हमको याद हो जाएगा। यहाँ 3 अक्षर है, यहाँ 2 अक्षर है, मतलब ज़्यादा किस में है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है, तो अवतल लेंस में होता है अक्षर 4 गो, अ व त ल। अवतल में 4 गो अक्षर होती है। उत्तल में क्या होता है, तो 3 गो होता है। ठीक है, तो 4 में 4 ज़्यादा है कि 3 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, 3 कम है तो ये कम है। ठीक है, तो याद रखना ज़्यादा वाला ज़्यादा अक्षर के साथ लगेगा और कम वाला कम अक्षरों के साथ। अब बोलोगे कैसे याद करें, तो निकट दृष्टि दोष में ज़्यादा अक्षर है तो अवतल लेंस में भी ज़्यादा अक्षर है। ठीक है, और दूर दृष्टि में कम अक्षर है तो उत्तल लेंस में भी इसके तुलना में, है ना, अवतल की तुलना में उत्तल में कम अक्षर है। तो उस आधार पर हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब नहीं भूलेंगे, किसी भी हाल में नहीं भूलेंगे। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस लगाएंगे, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस लगाएंगे। तो यहाँ सवाल कर रहा है निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति कौन सा चश्मा लगाएगा, तो अब आप बता सकते हैं अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आते हैं, दूर दृष्टि दोष के क्या निवारण है। अभी हम बताएं दूर दृष्टि में कम अक्षर है तो अवतल और उत्तल दोनों में कौन से में कम अक्षर है, तो याद रखना उत्तल में कम अक्षर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं, दूरबीन का क्या आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है। तो याद रखना कि अगर आँख में रेटिना है वह कैमरे की भांति एक कार्य करता है, तो ये किससे एक तुलना किया जा सकता है, तो याद रखना फिल्म से तुलना किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना है कि आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है। 42 नंबर सवाल, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो वस्तुओं का आवेशन जो है वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, कार की खिड़की बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियाँ खोल लेंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे या कार के ऊपर बैठ जाएंगे, क्या करना है, तो याद रखना है कार की खिड़की बंद करके आराम से अंदर में सो जाना है या जो करना है कर रही है। तो कार की खिड़की बंद करके
आराम से अंदर में रह जाना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी सीधा सीधा तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। तो याद रखना यह जो है कूलॉम का नियम है। यह किसका नियम है? कूलॉम का। क्या कूलॉम का नियम है? दो स्थिर आवेश है, उनके बीच के लगने वाले मात्राओं के गुणनफल जो है उसके गुणनफल जो है सीधा सीधा होती है और उसके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यह एक कूलॉम का नियम पर आधारित है। ठीक है। 45 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य की किसके द्वारा मापा जाता है? तो उनके बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो याद रखना विभवांतर। इसी को तो विभवांतर को बोलते हैं। दो धन परिपथ जो दो धन आवेश है तो उनके बीच के दूरी में किया गया कार्य को ही विभवांतर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर। 46 नंबर सवाल, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है वह चांदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चांदी। 47 नंबर सवाल, अति चालकता का लक्षण क्या है? तो अति चालकता अगर हो रही है तो उसमें उच्च पारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्च पारगम्य का ही लक्षण अति चालकता बताता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्यों? तो याद रखना अधातुएं जो है विद्युत का कुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, इसीलिए वह जो है विद्युत का चालक नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो याद रखना तांबा जो है विद्युत प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तांबा जो है विद्युत प्रतिरोधकता बहुत ही कम होने के कारण इसका उपयोग विद्युत चालन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होगी, तो यदि वे क्या होगी? तो समान विभव वाला। अगर कोई समान विभव वाला दो वस्तुएं हैं उसके बीच विद्युत धारा नहीं बहेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका विभव जो है असमान होना चाहिए। 51 नंबर सवाल, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित करने की कौन सी युक्ति है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूल के भी ट्रांसफर नहीं बोलना है। ट्रांसफर का क्या काम है? तो वोल्टेज को हाई और लो करने का काम है, बस वही काम है। रेक्टिफायर का क्या काम है? एसी को डीसी में बदलने का काम है। एकदम दिमाग में जहन में एकदम बिठा लेना है। एसी को डीसी में बदलने का कार्य रेक्टिफायर को है, ट्रांसफर का अलग काम है। ठीक है। तो फिजिक्स का हम लोग 51 सवाल देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है। तो केमिस्ट्री के सवाल फिर 50 हम लोग देखेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ तक बने हैं तो जरूर आप एकदम सीरियस मोड पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग फिर पढ़ेंगे केमिस्ट्री के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी कंटेंट मटेरियल और सेशन में मज़ा भी आता होगा। तो 100वां नंबर सवाल आते हैं। 100वां नंबर सवाल है कि किसी परमाणु, छोटा कर देते हैं, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? भारी जल यानी D2O। ठीक है। भारी जल यानी D2O। तो D2O का क्या काम है? तो याद रखना D2O जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड काम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन की अपेक्षा जो है भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड है, उसे ही भारी जल जो है होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर सवाल, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का क्या है? तो याद रखना ग्रेफाइट जो है विमंदक का तरह काम करता है। विमंदक का तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्रेफाइट का काम विमंदक की तरह कार्य होती है। दूसरा नंबर सवाल, न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को भारी जल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयनिक यौगिकों के संदर्भ में आयनिक यौगिक जो है अल्कोहल में अघुलनशील होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है।
केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये दूसरा है कि आयनिक यौगिक जो है ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक हो, ये गलत होता है, केवल एक ही सही है। चौथा नंबर सवाल, NaCl कौन सा बंध है? तो NaCl जो है वह आयनिक बंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, दो परमाणुओं के बीच बंध की कौन सी प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो? याद रखना है, यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर कम हो तो दो परमाणुओं के बीच के बंध को सहसंयोजक बंध बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, कौन से बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखा था? तो याद रखना है कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो है वह पानी के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांध के रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO3 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो क्लोराइड का सूत्र जो है MCl2 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, बेरियम के आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के इलेक्ट्रॉन कितना खोना पड़ेगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बेरियम का कितना होती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम का कितना होगा? 2, 4 है ना, तो 2 और 2, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा 2। नौवां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होती है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वृद्धि, इलेक्ट्रॉन कमी, प्रोटॉन वृद्धि, प्रोटॉन कमी। तो ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि ऑक्सीकरण यानी उपचयन में क्या होती है? तो याद रखना है, उपचयन में किसी पदार्थ की हाइड्रोजन विस्थापित होती है। उपचयन में क्या होती है? हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है, उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो ऑक्सीकरण अवस्था जो है फ्लोरीन में समान होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक ही है। तो फ्लोरीन का सदैव एक ही होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण कितनी अवस्था है? तो याद रखना है, OF2 में ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण 2 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन सदैव शून्य होती है, नहीं ये गलत है। दूसरा, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन सदैव एक मान होती है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन के लिए सदैव -1 मान होती है, ये भी गलत है। डी नंबर, हाइड्रोजन के लिए एक से अधिक ऑक्सीजन अंक हो सकता है, एक से अधिक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक होगा। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचायी अभिक्रिया है? तो याद रखना है, उपचायी अभिक्रिया जो है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, HGO। ठीक है, को Hg और O मिला दिया है तो O अलग हो गया, तो इसी को उपचायी अभिक्रिया, अपचायी अभिक्रिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन का मतलब निर्माण हो, उसी को अपचायी अभिक्रिया बोलते हैं। 17 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि अभिक्रिया जो ZNO+C, तो Zn+CO, तो C निम्नलिखित में से किस एक का रूप का कार्य करती है? तो C जो है अपचायक का रूप का कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, 18 नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, हाँ आते हैं, तो बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो क्षार है, ये तो पता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड क्या है? ये क्षारक है, ठीक है, ये क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। एसिटिक अम्ल, ये तो अम्ल है, ये तो बता दिया है अम्ल, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो खतरनाक अम्ल है, तो प्रबल अम्ल उसी को बोलते हैं, खतरनाक अम्ल को, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिला? 2, 4, 3, 1, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं,
19 नंबर सवाल है कि एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करती है। तो उभयधर्मी पदार्थ जो है अम्ल और क्षार दोनों पर क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो क्या माना जाएगा। तो ये अगर 7 से कम है तो याद रखना वह अम्ल है, तो एसिड यानी तेजाब माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, अम्ल वर्षा का पीएच का मान कितना होता है। तो अम्ल वर्षा कैसे बोलेंगे, जब 7 पीएच मान से कम होगा, तो ऑप्शन के आधार पर 5.5 से कम अगर होगी तो याद रखना पीएच का मान, तो उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच का मान क्या होगा। तो याद रखना बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच का मान 0 के अति निकट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 0 के अति निकट होगा। 23 नंबर सवाल, मानव रक्त का पीएच का मान क्या होगी। तो 7.4, ये तो सबको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। जो हम लोग का ब्लड है वह 7.4 हल्का सा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक होती है। तो जलीय घोल में सबसे अधिक प्रबल क्षारक जो है उसे डाईएथेमाइलेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है। तो याद रखना फॉस्फोरिक अम्ल में जो है क्षारकता 3 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय है। तो याद रखना है प्रबल विद्युत अपघटय जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, दूध है, दूध क्या है, पायस, निलंबन, फोम या जेल। तो याद रखना दूध एक पायस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलता है और सॉल्यूशन भी नहीं बनता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नहीं घुलेगा, तो अभिसरणीय यानी इम्पसिबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है। तो याद रखना शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल, मक्खन जो है कोलाइड कब बनता है। तो मक्खन है जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं तब जो है कोलाइड बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, स्मोग किसका संयोजक है। तो स्मोग जो है धुआं और कोहरा का संयोजक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है कि एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है। तो एक घोल जो है द्रव में द्रव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्रव में द्रव कोलाइडी विलयन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गैस के नियम से संबंधित नहीं है। तो याद रखना है जूल का नियम जो है गैस के नियम से संबंधित नहीं है। बाकी बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम सारे गैस का नियम है, जबकि जूल का नियम गैस का नियम नहीं है। 34 नंबर सवाल, कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम पर आधारित है। तो याद रखना चार्ल्स के नियम पर आधारित भी समानुपाती टी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी होगा उतना टी होगा, यही चार्ल्स के नियम बताता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है कि इस नियम को एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो का नियम क्या बोलते हैं, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होती है, किस पर मतलब निर्भर करता है। तो याद रखना है किसी गैस का जो आणविक द्रव्यमान है उसके वाष्प दाब के दुगुना होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो याद रखना है कि परम शून्य को वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर ऊष्मा यानी हीट अगर जनरेट हो रही है तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है। तो याद रखना है इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हीट जनरेट हो रहा है तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। मतलब ऊष्मा का शोषण, जहाँ हीट का जरूरत पड़ता है, ठीक है, उसे ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो याद रखना है कि अपघटन अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा का जरूरत पड़ता है यानी ऊष्माशोषी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल,
प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला रासायनिक प्रतीकों का उपयोग किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो याद रखना है, किस विधि के द्वारा? तो बर्जिलियस विधि के द्वारा। बर्जिलियस विधि के द्वारा जो है हमें रासायनिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना है, पढ़ते हैं। जैसे यह तत्व जो है नामों का एक अंशुलिपि संकेतन है। सबका एक नाम पर अंशुलिपि संकेतन का मतलब शॉर्ट ट्रिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, यह प्रतीक या एक या दो अक्षर हो, ये भी सही है दूसरा, ठीक है, उसका एक अल्फ़ाबेट के रूप में नाम दिया गया है। क्लोरीन के लिए रासायनिक Cl है, ये भी सही है। डी नंबर, यह जेम्स चैडविक, ठीक है, रासायनिक प्रतीकों के बारे में जेम्स चैडविक और जे थॉम्सन का प्रस्तावक है, ये गलत है, जेम्स चैडविक का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ये कथन गलत है। 43 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऑरम कहा जाता है? ऑरम किसको कहते हैं? तो सोना को ऑरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोना को ऑरम कहा जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर सवाल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आवारा तत्व भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम है? चारों में से सबसे ज़्यादा जो ईंधन का मान है वह हाइड्रोजन का ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो याद रखना है, प्रति ग्राम मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन जो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखते हैं। 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो याद रखना है कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, जल गैस किसका संयोजन है? तो याद रखना, जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो याद रखना है कि भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक और रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है? रॉकेट के ईंधन में तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी BI सवाल लिख लीजिए, छपेगा ऐसे सवाल। साइंस एंड टेक में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। रॉकेट में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, फिजिक्स हो गया 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री हो गया 50 क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल 100 नंबर सवाल है कि पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके कारण? प्रतान के कारण, शाखाओं के कारण, स्त्री केसर के कारण या जड़ों के कारण? तो पादप जो है ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर सवाल, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों के कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अदरक जो है एक प्रकंद है, ये सही है। प्याज जो है मांसल पर्ण है, ये भी सही है। नारियल जो है भ्रूणपोष है, ये भी सही है। आलू मूल है, ये गलत है, आलू मूल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर सवाल, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। 3 नंबर सवाल, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो फूल। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उभयलिंगी के फूलों के बारे में सही किसको बोलेंगे? उभयलिंगी मतलब दोनों, जैसे पुंकेसर और अंडप दोनों रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। जिस पौधों में पुंकेसर और अंडप दोनों रहे उसे उभयलिंगी फूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आते हैं,
सवाल है कि फूल गोभी के पौधे का उपयोग का भाग कौन सा है। तो फूल गोभी में पौधा जो हम लोग फूल को खाते हैं यानी पुष्प को खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पुष्प समूह। छठा नंबर सवाल, सबसे छोटे फूल का कौन सा पौधा है। तो याद रखना वुल्फिया, वुल्फिया सबसे छोटे पौधा का फूल है। सातवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल है। तो सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, परागकण है, तो परागकण कौन सा है। तो याद रखना है परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार करना ही परागकण कहा जाता है। ये हिसाब एकदम इंपॉर्टेंट है। परागकण किसको बोलेंगे, तो परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार करना ही परागकण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, हवा के परागण यानी पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है। तो हवा के परागण यानी पॉलिनेशन को एनीमोफिली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर सवाल, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों द्वारा जो परागण किया जाने वाली है उस परागण को ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल एक सेब है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो लीची को रखने वाले वह है नट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, टमाटर क्या है। तो याद रखना है कि टमाटर एक फल है। 14 नंबर सवाल, वह एक संग्रहित फल है। तो स्ट्रॉबेरी, सहतूत, शरीफा व लीची, तो संग्रहित फल जो है उसे सहतूत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो लीची का मांसल भाग खाया जाता है, एरिल, लीची का एरिल भाग खाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, गुदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होती है। तो गुदेदार थैलेमस जो है वह बीज पत्र खाने योग्य होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो प्रकाश का सीधा प्रभाव जो है वह निषेचन पर नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। तो निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण के बनना अनिषेचन जनन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो याद रखना अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार पर निषेचन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो याद रखना युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग की उत्तरदायित्व है। तो टमाटर के लाल रंग जो है वह लाइकोपिन के कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लाइकोपिन। गाजर का रंग की मौजूदगी किसके कारण होती है। तो याद रखना गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण रंग अलग होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, पपीते का रंग किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना है कैरी काइजेंथिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पपीते का रंग कैरी काइजेंथिन के कारण होती है। 25 नंबर सवाल, मिर्च की तीक्ष्ण का कारण, मिर्च जो तीखा लगता है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण जो है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण तीखा लगता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, सिनकोना का कौन सा भाग औषधिक होता है। तो सिनकोना का जो है छाल वाला भाग जो औषधि होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। तो याद रखना यह कवक जो है नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, धनिया में उपयोगी अंश होती है। तो धनिया में कौन सा उपयोगी अंग होते हैं। तो धनिया का पत्ता और सूखे फल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो अफीम पोस्ता जो है पौधे के अध पके भाग से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना दालचीनी की जो छाल है उसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र भाग प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होती है। तो पादप रेशा जो है वह सनई जो है तने से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
33 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो सन है, पटसन है, जूट है, लेकिन कपास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल। लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो लौंग जो है फूलों की कली से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल। अफीम किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना अफीम जो है बिना पके फल और लेटेक्स से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होती है? तो याद रखना है सेलिक्स परप्यूरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेलिक्स परप्यूरिया जो है इस लकड़ी का इस्तेमाल क्रिकेट के बल्ला बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं। संवहनीय यानी वस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाती है? तो वस्कुलर सिस्टम में पौधों की जो पानी है वह जाइलम के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम उत्तक के कारण पौधे को पानी ऊपर जाती है जड़ से। 38 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होती है? तो जल का वहन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जौ से जल, जौ से जाइलम, ऐसे याद रख सकते हो। 39 नंबर सवाल आते हैं। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? याद रखना फ्लोएम जो है आहार वहन, जो सूर्य की प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वह पत्ता में लेता और उसी पत्ता से पूरे पेड़ तक, पेड़ के अन्य भागों तक, सारे भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आहार का वहन करता है फ्लोएम। 40 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से पेड़ के वर्षों की आयु का पता लगाने के लिए कौन सा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है पेड़ों की छालों का गिनकर, पेड़ों की छल्लों को गिनकर उसके उम्र का पता लिया जाता है। छल्ला कहाँ है? तो पेड़ को बीच में अगर काट दिया तो लकड़ी में देखना सर्कल सर्कल टाइप का बना होता है, उसी को गिन के उसके उम्र की पता किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होती है? तो वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क जो है क्वेकर्स के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो पत्तों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा रंग होती है। 43 नंबर सवाल। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका घटक धातु है? तो मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल के संगठक का एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होती है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम का तत्व का सहायक जोरदार सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल। सवाल है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वह क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखते हैं। कथन एक दिया है कि पत्तों का रंग हरा होती है, चलो ये सही है। दूसरा इसका कारण है कि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है, ये भी सही है ना। तो ए सही है, जिसका बेस्ट कारण बी आर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है आर की सही व्याख्या करता है। 47 नंबर सवाल। पौधे व पेड़ के खाना तैयार करने की क्या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पौधे और जो पेड़ खाना बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसका इंग्लिश दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल। सवाल है कि पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करती है? तो ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होती है? तो याद रखना सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण हरे पौधे के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल और अंतिम सवाल। कथन और कारण को देखिए। कथन एक, पत्ता को हरा रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये तो सही है, कथन तो सही है। अब बोल रहा है इसका कारण यह है कि प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए का कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक स्थिर जो बने, बहुत सारे कंटेंट आपको मिला होगा। तो हमारी मेहनत अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू अगेन।